चलिए, कहानियों के पीछे का सच कि इस नए विश्लेषण में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बंगाली लोक कथा की गहराई में उतरते हैं। असल में ये सिर्फ कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत, लालच और न्याय की एक बहुत ही गहरी दास्तान है। आज हम कुसुमपुर गांव के इस रहस्य की परतों को खोलेंगे और उस सच्चाई को बाहर निकालेंगे जो मौत के बाद एक कब्र के अंदर भी दफन नहीं रह सकी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इसी भयानक सवाल से होती है कि एक अंधेरी तूफानी रात में सड़क पर क्या छुपा है। अगर हम उस माहौल की कल्पना करें, एकदम सुनसान रास्ता, घनघोर बारिश, कड़कती बिजली और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, ऐसे घने अंधेरे में क्या क्या छिपा हो सकता है। ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, बल्कि उस डर का प्रतीक है जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। कुसुमपुर गांव के बाहर की वो सड़क उस रात सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक मंजिल का दरवाजा थी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो इस कहानी का पहला हिस्सा है तूफानी रात का सामना। अब जरा माहौल को महसूस करते हैं। भारी बादल, मूसलाधार बारिश और कुसुमपुर गांव की ओर जाती एक सुनसान कीचड़ भरी सड़क। तेज हवाओं और बिजली की चमक ने पूरे वातावरण को एक अजीब सी डरावनी शक्ल दे दी थी। सड़क पर इतना कीचड़ था कि हमारे मुख्य किरदार करीम चाचा की बैलगाड़ी को आगे बढ़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बारिश का शोर। ये एकांत सीधा सीधा इशारा कर रहा था कि आगे कुछ बहुत ही अनहोनी घटना घटने वाली है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं कि आखिर हुआ क्या। इसी भयानक तूफान के बीच करीम चाचा देर रात सफर कर रहे हैं। तभी उनकी नज़र एक लबादा ओढ़े शख्स पर पड़ती है। अब करीम चाचा ठहरे स्वभाव से बहुत ही दयालु इंसान। उन्हें लगा कि बेचारा कोई मुसाफिर इस तूफान में बुरी तरह फंस गया है, तो उन्होंने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उस अजनबी को कब्रिस्तान तक छोड़ने की पेशकश कर दी, क्योंकि वो शख्स धीमी आवाज में बस वहीं जाना चाहता था। सच कहें तो ये करीम चाचा का एक बहुत ही मासूम फैसला था, जिसने अनजाने में एक खौफनाक दास्तान को जन्म दे दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, कब्रिस्तान का काला रहस्य। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं, वो अजनबी बिना कुछ कहे बैलगाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। अब यहां एकदम घुप अंधेरा है, जो सिर्फ बिजली चमकने पर दूर होता है, साथ में बारिश और झिंगुरों की तेज आवाज। ये देखकर करीम चाचा के मन में तुरंत शक पैदा हुआ कि भाई इतनी रात में ऐसे तूफान में कोई कब्रों के बीच भला क्यों जाएगा। वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उसके पीछे पीछे चल दिए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। चलिए देखते हैं कि ये सस्पेंस कैसे बढ़ता है। करीम चाचा जब उस अनजान शख्स के पीछे और अंदर जाते हैं, तो उन्हें अचानक लगता है कि कोई काली परछाई उनके ठीक पीछे से गुजरी है। तभी उन्हें किसी के बहुत जोर जोर से, एकदम जानवरों की तरह मिट्टी खोदने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दबे पांव आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक नई कब्र के पास वही लबादे वाला आदमी बेतहाशा मिट्टी खोद रहा है। और तभी अचानक उनके कंधे पर एक बेहद ठंडा हाथ आकर रखा जाता है। डर के मारे करीम चाचा की नसें मानो सुन पड़ जाती हैं। और जब करीम चाचा पीछे मुड़ते हैं, तो सामने कोई इंसान था ही नहीं। सामने वही लबादा ओढ़े एक साया खड़ा था, लेकिन लबादे के अंदर एक जिंदा कंकाल था, जिसकी आंखें आग के गोलों की तरह जल रही थीं। कंकाल ने भारी आवाज में कहा, चाचा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रॉबिन हूं। रॉबिन, वही लड़का जिसके बारे में पूरे गांव को लगता था कि वो मॉरल का खजाना चुराकर भाग गया है। ये एक ऐसा पल है जो पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, एक भाई का क्रूर धोखा। ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि दो सगे भाइयों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। एक तरफ है बड़ा भाई प्रोबिन, जो लालची है, धोखेबाज है, जिसने मॉरल के घर चोरी की और हत्या करवाई। वहीं दूसरी तरफ है छोटा भाई रॉबिन, जो एकदम ईमानदार है, उसूलों वाला है। जब रॉबिन ने प्रोबिन को चोरी का खजाना लाते देखा, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो इस पाप में शामिल नहीं होगा। और इसी के चलते प्रोबिन ने दौलत के अंधे लालच में अपने ही छोटे भाई को बेरहमी से मार डाला। चलिए उस खौफनाक रात की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। रात की शुरुआत में प्रोबिन मॉरल के घर से चोरी करता है। कुछ देर बाद रॉबिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और विरोध करता है। आधी रात के वक्त प्रोबिन अपने एक साथी को हत्या का आदेश देता है, ताकि रॉबिन का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। और सुबह होने से पहले रॉबिन की लाश को चुपचाप दफना दिया जाता है और ये झूठी अफवाह फैला दी जाती है कि रॉबिन ही खजाना लेकर भागा है। एक झूठ को छिपाने के लिए कितने भयंकर पाप किए गए, ये इस टाइमलाइन से एकदम साफ हो जाता है।
अब सवाल उठता है कि रॉबिन की आत्मा उसी अंधेरे कब्रिस्तान में क्यों फंसी रही। बात सिर्फ उसकी हत्या की नहीं थी, बल्कि मरने के बाद उस पर लगे झूठे इल्जामों की थी। ये वही बेइंसाफी थी जिसने उसकी आत्मा को कैद करके रखा था। वो आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक कि लालची भाई रॉबिन के पापों का पर्दाफाश न हो जाए और सच दुनिया के सामने न आ जाए। असल में ये तड़प किसी भूत के डराने की नहीं, बल्कि न्याय की एक बेहद दर्दनाक गुहार थी। और यहीं से खुलता है हमारा चौथा भाग, न्याय का रास्ता। तो होता कुछ यूं है कि करीम चाचा रॉबिन से ये पूरी दुखद कहानी सुनकर सच सामने लाने का वादा करते हैं। अगली ही सुबह वो भारी हिम्मत जुटाकर गांव के मॉरल को सब कुछ बता देते हैं। सच सामने आते ही प्रोबिन पकड़ा जाता है और उसे कड़ी सजा मिलती है। और जैसे ही रॉबिन के नाम से चोरी का कलंक मिटता है, उसकी आत्मा को आखिरकार हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, बंगाली लोक कथाओं की सीख। यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात है कर्मों का न्याय, यानी कर्मा। ये सिद्धांत कहता है कि इंसान के अच्छे या बुरे कर्म आखिरकार लौटकर उसी के पास आते हैं, जिससे नैतिक संतुलन बना रहता है। प्रोबिन को लगा था कि उसने अपना पाप बहुत ही चालाकी से दफना दिया है, लेकिन कुदरत का अपना एक अटल संतुलन होता है। इंसान चाहे जितनी गहराई में सच को दफना दे, कर्म का चक्र घूमकर वापस आता ही है। ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि गलत को सजा और सही को न्याय मिलना तय होता है। आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच हमेशा खुद को बाहर लाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है? कुसुमपुर की इस दास्तान ने साबित कर दिया कि झूठ की इमारत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, सच की एक हल्की सी चिंगारी उसे खाक करने के लिए काफी है। कोई भी कब्र इतनी गहरी नहीं होती कि वो किसी के गुनाहों को हमेशा के लिए छिपा सके। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।